और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। पाकिस्तान की बेटी जावेरिया खानम भारत की बहू बनेंगी। उसके लिए अपने पिता के साथ 45 दिनों के वीजा पर अटारी बॉर्डर से भारत पहुंची, जहां उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर उनके पति समीर खान उन्हें खास तौर पर लेने के लिए अमृतसर पहुंचे थे। अब अगले महीने जनवरी में इनकी कोलकाता में शादी होगी। दोनों ही परिवारों ने वीजा देने के लिए भारत सरकार का शुक्रिया भी अदा किया। बहुत खुशी हो रही है, मतलब ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था और मैं खास तौर पे इंडियन गवर्नमेंट और मकबूल अहमद साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उनकी तरफ से बहुत मदद हुई हमारी, तो आज हम यहाँ इंडिया में खड़े हैं। हम लोग के रिश्ते को तो 5 साल हो गए, बात पक्की जैसे बड़ों में हो गई थी, बट कोशिशें कर रहे थे हम लोग सब के वीजा लग जाए, बट हो नहीं पा रहा था, बट हो गया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में अपने आवास पर राम रथ यात्रा का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान शिवराज खुद रथ पर चढ़े और प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना की। वहीं इसके बाद शिवराज ने रायसेन में लाडली योजना के लाभार्थियों से मुलाकात की। सीएम अक्सर इन्हें अपनी बहनें और उनकी बेटियों को अपनी भांजी कहते हैं, लिहाजा शिवराज ने अपनी इन बहनों और भांजियों के साथ खाना भी खाया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी जीत के बावजूद कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया अपना मुंह काला करेंगे। दरअसल उन्होंने राज्य में बीजेपी की काफी कम सीटें आने का दावा किया था और कहा था कि अगर बीजेपी की 50 सीटें भी आ जाती हैं तो वो अपना मुंह काला कर लेंगे। लेकिन अब जबकि यह आंकड़ा 3 गुना के पार पहुंच गया है, तो फूल सिंह बरैया ने कहा कि वो अपनी बात पर कायम है और गुरुवार को राजभवन के सामने दोपहर 2 बजे अपने हाथों से अपना मुंह काला करेंगे। वैसे फूल सिंह बरैया दतिया जिले की भांडेर सीट से चुनाव जीत गए थे। लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए लहू बहाना भी पड़ेगा तो हम लाल मुंह भी करेंगे। इस पर मैं आज भी अड़ग हूं। 7 तारीख को दिन के 2 बजे अपने हाथों से राजभवन के सामने मैं मुंह काला करूंगा। राजस्थान की तिजारा विधानसभा सीट से चुनाव जीतने वाले महंत बालकनाथ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें वो अपने समर्थकों के साथ डांस करते नजर आए। वहीं बालकनाथ का एक बयान भी चर्चा में आ गया, जो कि चुनाव नतीजों के बाद का है। इसमें उन्होंने पुलिस और प्रशासन को चेताया कि अब वाहनों की चोरी हुई तो इसकी जवाबदेही प्रशासन की होगी। चोरी चपाटी करते हैं, उनका संदेश पहुंचा दो। तिजारा में उनका कोई स्थान नहीं है। तिजारा से दूर रहे, राजस्थान से दूर रहे और हर उस प्रदेश से दूर रहे जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार की शादी का रिसेप्शन बिहार के गोपालगंज में दिया गया। इस मौके पर उनके परिवार के अलावा रिश्तेदार और दोस्त शामिल हुए। इस दौरान भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस तैनात करनी पड़ी। मुकेश कुमार ने पिछले महीने 28 नवंबर को यूपी के गोरखपुर में दिव्या सिंह के साथ शादी की थी। हालांकि फिर वो T20 सीरीज के आखिरी 2 मैच खेलने के लिए फिर से टीम इंडिया के साथ जुड़ गए थे। अब वहां से लौटने के बाद ये पार्टी दी गई, लेकिन जल्द ही वो दोबारा टीम इंडिया के साथ दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर भी जा रहे हैं। अच्छा फील हो रहा है और जिनके साथ स्टार्टिंग से रहा है उन्हीं के साथ मैं आज दूसरी बार ये स्टार्ट किया हूँ और मैच भी आगे अच्छा खेलूंगा मैं। तेलंगाना में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी अगले मुख्यमंत्री होंगे। उनके नाम पर पार्टी आलाकमान ने मुहर लगा दी। वो गुरुवार को सीएम पद की शपथ लेंगे। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 64 सीटें जीती थी, जबकि बीआरएस को 39 सीटें ही मिली थी। डीएमके सांसद सेंथिल कुमार ने बीजेपी की जीत को लेकर संसद के अंदर एक आपत्तिजनक बयान दिया और गोमूत्र शब्द का इस्तेमाल किया। इसके बाद बीजेपी समेत दूसरे दलों ने उनकी कड़ी आलोचना की। वहीं विवाद बढ़ने पर सेंथिल ने कहा कि वो आगे से इस पर ध्यान रखेंगे। तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान से चेन्नई समेत कई शहरों में काफी तबाही हुई। इन सब के बीच वहां से अभिनेता आमिर खान, विष्णु विशाल और ज्वाला गुट्टा समेत कई हस्तियों को रेस्क्यू करने की भी तस्वीरें सामने आई। उन्हें दमकल और रेस्क्यू टीम ने बचाया। इससे पहले विष्णु विशाल ने अपने घर के अंदर पानी आने को लेकर एक पोस्ट की थी। फिलहाल तूफान की वजह से तमिलनाडु के अलावा आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में भी अलर्ट जारी किया गया है। युवाओं में हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया। दरअसल अब लाखों लोगों को CPR तकनीक सिखाई जाएगी। इसका अभियान बुधवार से देश भर में शुरू होगा। बताया गया कि इसके तहत मरीजों को बचाने के लिए 15 से 20 लाख लोगों को जिम, स्कूलों और कॉलेजों में CPR तकनीक को लेकर टिप्स दिए जाएंगे। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। उन पर कोरोना संकट के दौरान बगैर अनुमति के भारी भीड़ के साथ जुलूस निकालने का आरोप लगा था।
इस पर फरवरी 2022 में नोएडा के दादरी थाने में केस दर्ज किया गया था, लेकिन अब अदालत ने चार्जशीट और आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगा दी। वायुसेना की स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी को मिजोरम के राज्यपाल का एडीसी यानी एड.डी. कैंप नियुक्त किया गया। आसान भाषा में समझे तो ये नियुक्ति एक तरह से पीए या सचिव की तरह होती है। अब मनीषा देश की पहली महिला भारतीय सशस्त्र बल की अधिकारी हैं, जिन्हें देश में किसी राज्यपाल के एडीसी के रूप में नियुक्त किया गया है। कैप्टन गीतिका कौल ने इतिहास रच दिया। वो दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली सेना की पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बन गई। उन्हें ये कामयाबी सियाचिन बैटल स्कूल में कड़ी ट्रेनिंग के बाद हासिल हुई। कैप्टन गीतिका कौल सेना की स्नो लेपर्ड ब्रिगेड से जुड़ी हुई है। दिल्ली मेट्रो में अब ऑडियो विज्ञापन भी सुनाई देंगे। मेट्रो प्रबंधन ने इसकी शुरुआत वॉलेट लाइन पर 6 ट्रेनों में की है। हालांकि अभी ये ट्रायल के तौर पर ही होगा। ये विज्ञापन इस महीने से कश्मीरी गेट और बदरपुर बॉर्डर के बीच चलने वाली ट्रेनों पर 1 साल के लिए सुनाई देंगे। कोलकाता फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हो गई। इसमें राज्य की सीएम ममता बनर्जी के अलावा सलमान खान और सौरव गांगुली समेत कई हस्तियां पहुंची। इस मौके पर ममता बनर्जी, महेश भट्ट और सलमान खान समेत दूसरे सितारे मंच पर थिरकते भी नजर आए। वहीं गांगुली ने कहा कि वो सलमान खान से जिंदगी में पहली बार मिले हैं। यूपी के वाराणसी में काल भैरव के जन्मदिन पर एक रिकॉर्ड बनाया गया। दरअसल वहां भैरव अष्टमी पर 1051 किलो वजन का केक कटा। ये केक बाबा काल भैरव के मंदिर में काटा गया। खास बात ये भी रही कि ये केक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की थीम पर बना था। इसमें G20 और अखंड भारत की तस्वीर भी दिखाई गई थी। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी महानगरों में होने वाले अपराधों की। एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने देश के 19 महानगरों में साल 2022 में हुए अपराधों पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में हुए हत्या के मामलों में तीसरी सबसे बड़ी वजह लव अफेयर यानी कि प्रेम प्रसंग को बताया गया है, जबकि मर्डर केस की पहली बड़ी वजह विवाद और दूसरी सबसे बड़ी वजह आपसी रंजिश रही। साल 2022 में 19 महानगरों में सबसे अधिक 501 हत्याएं दिल्ली में हुई है। इनमें से 16 मामले लव अफेयर से जुड़े हुए थे। साल 2022 में प्रेम संबंध में सबसे अधिक 26 हत्याएं पटना में दर्ज की गई, जबकि 16 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर दिल्ली रही, जहां श्रद्धा वालकर हत्याकांड काफी चर्चा में रहा। इसके बाद इंदौर और अहमदाबाद में 8 और मुंबई में 7 मर्डर केस लव अफेयर्स की वजह से हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कुल मिलाकर अपराध के आंकड़ों में कमी आई है, लेकिन महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले काफी बढ़े हैं। साल 2022 में 8,53,470 क्रिमिनल केस दर्ज किए गए, जो कि साल 2021 की तुलना में करीब 10.4% कम थे। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 12.3% की बढ़ोतरी हुई। महिलाओं के खिलाफ अपराध में सबसे ज्यादा मामले घरेलू हिंसा और अपहरण की घटनाओं से जुड़े थे। इसके अलावा साइबर क्राइम के मामलों में 42.7% की बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसमें कंप्यूटर से जुड़े मामले करीब 50% थे। वहीं प्रॉपर्टी से जुड़े आपराधिक मामले भी पिछले साल की तुलना में 10% से ज्यादा दर्ज किए गए। इनमें सबसे अधिक करीब 90% चोरी की वारदात दिल्ली, मुंबई, जयपुर और बेंगलुरु जैसे महानगरों में ज्यादा दर्ज की गई। देश के 19 महानगरों में अपराध के आंकड़ों को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। डेटा कह रहा है कि दिल्ली सबसे ज्यादा अनसेफ है महिलाओं के लिए। बिल्कुल है, अब हो गई है, 2-3 साल से बिल्कुल है, क्योंकि हर जगह कंजेस्टेड हो गया है। वो मतलब खींचातानी चल रही है। आप कुछ ही एरिया चले जाइए, दिल्ली के सीमापुरी चाहिए, भजनपुर चाहिए, और भी चले जाए निजामुद्दीन एरिया में, कुछ एरिया में बिल्कुल नहीं है। और जब से हमारे चीफ मिनिस्टर जी आए तो जब से तो ज्यादा ही हो चुका है, क्योंकि ना कोई सिक्योरिटी है, ना कोई कुछ नहीं है, ना लेडीज के लिए, ना पुलिस का भी कोई इंतजाम नहीं है। तो ये जो है हमारे चीफ मिनिस्टर जी हैं, वो कुछ जो है इसका कोई लुक आफ्टर ढंग से नहीं है आज की तारीख में। पहले दिल्ली को अच्छा समझते थे, आज दिल्ली छोड़ के लोग यूपी में और हरियाणा में आने लग रहे हैं। सर देखिए, जॉब सब जगह है, यहाँ भी ऐसी बात नहीं है। बाकी ये कि लोग जो है एक सेफ जगह लेके चलते हैं। दिल्ली तो नो डाउट सेफ नहीं है। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू आवर सीएम, जो 10 रुपये का पहले घूमते हैं। वो जब आए थे कहते हैं हम सीसीटीवी लगवाएंगे, इतने लाख लगाएंगे, और हाँ उन्होंने घर के को लेके आपको उम्मीद थी मुंबई भी ऐसे शहरों की लिस्ट में आ जाए। देखिए, मुंबई में एक्चुअली जब पूरे इंडिया से वहाँ बंदा पहुंचता है तो क्या उसका बंदे का माइंडसेट क्या है तो पता नहीं होता है ना। दिल्ली के साथ भी है। दिल्ली के कंपैरेटिवली
दिल्ली से हिंदुस्तान का बंदा कम पहुंचता है हिंदुस्तान के, एज कम्पेयर टू मुंबई ज्यादा बंदा पहुंचता है। अनसेफ और सेफ हम अपनी तरफ से होते हैं। अगर हम चाहें कि हम किसी गलत बंदे को देख रहे हैं या हमें दिख रहा है तो हमें खुद ही उससे दूर हो जाना चाहिए। और जहां तक बात रही दिल्ली की सेफ्टी की, दिल्ली बहुत सेफ है जहां तक मैं हर जगह जाती हूँ। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम खुद लड़कियां क्रिएट करती हैं कि वो खुद को ही इतना वीक दिखा देती हैं सामने से कि सामने वाला बंदा खुद ही अप्रोच हो जाता है वो गलत काम करने के लिए। अगर हम खुद सामने से एक बंदे को सपोर्ट नहीं देंगे तो वो कभी भी किसी गलत चीज को करने के लिए रेडी नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी गलती अंदर से होती है कि हम अपने आप को बिल्कुल वीक सामने वाले को प्रेजेंट करते हैं। क्राइम होते हैं अभी भी छोटी छोटी बच्चियों के साथ में, अभी भी कोई सुविधा वाली बात नहीं है। अच्छा, जो सबसे ज्यादा क्राइम हो रहा है उसकी जो तीसरी वजह है वो ये भी है कि लव अफेयर्स की वजह से भी ज्यादा क्राइम बढ़ रहा है। क्या आप मानती इस बात? बिल्कुल होता है। क्यों लगता है ऐसा? बिल्कुल होता है, बहुत से लोग होते हैं, फ्रॉड होते हैं, लड़कियां फंस जाती है, गलत है ना ये। दिल्ली वालों का रिएक्शन मिक्स है। कुछ लोगों का कहना है कि हाँ सेफ नहीं है, बहुत दिक्कतें हैं। कुछ लड़कियां ऐसी मिली जो कह रही हैं कि ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी सुरक्षा कैसे डिसाइड करती हैं, लेकिन ये जो पहली और आखिरी जिम्मेदारी है ये सिर्फ सरकारों की होती है। तो एनसीआरबी का जो डेटा है ये सरकारों को सचेत करने वाला है। उन्हें सोचना होगा कि आखिर कैसे वो इस शहर को, इस दुनिया को महिलाओं की और माकूल बनाएं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 431 अंक उछलकर 69,296 के नए रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी ने भी 168 अंकों की छलांग लगाई। ये 20,855 के अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। सेंसेक्स के 20 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए, वहीं निफ्टी के 32 शेयर हरे निशान पर पहुंचे। दिल्ली सराफा बाजार में सोने के भाव गिरे, चांदी भी टूटी। सोना 1,050 रुपए सस्ता हो गया। अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 63,250 रुपए पर पहुंचा। वहीं चांदी की कीमत भी 1,700 रुपए गिरी। अब 1 किलो चांदी की कीमत 78,500 रुपए हुई। भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ये अनुमान अमेरिकी रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने जताया। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। अयोध्या में जहां एक और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को भव्य बनाने की तैयारियां चल रही हैं, वहीं साथ साथ पूरी अयोध्या को संवारने की तैयारी भी चल रही है। अयोध्या आने जाने वाली ट्रेनों में इजाफा किया जा रहा है। इसी महीने अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट शुरू हो सकती है। उधर अयोध्या में बन रहे रामलला के नए मंदिर की शान बढ़ाने के लिए अहमदाबाद में 7 ध्वज स्तंभ तैयार किए जा रहे हैं। पीतल से तैयार हो रहे ये ध्वज दंड बेहद खास है। ये नई अयोध्या की चमक है, ये नई अयोध्या की रामधुन है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों में जुटी अयोध्या रोज संवर रही है, निखर रही है। पूरे देश, दुनिया की निगाहें इस वक्त अयोध्या पर हैं। जाहिर है अयोध्या हिंदुस्तान की आस्था का केंद्र बनने जा रही है। पूरी दुनिया को राम संस्कृति से रूबरू कराने जा रही है। दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ अभी से खास इंतजाम किए जा रहे हैं। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के DRM अयोध्या रेलवे स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। यहाँ ट्रैक के दोहरीकरण का काम भी तेजी पर है। श्रद्धालुओं की भारी तादाद को ध्यान में रखकर यहाँ ट्रेनों की संख्या में भी इजाफा किया जाएगा। गुड न्यूज ये भी है कि अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम भी अंतिम चरण में है। इसे 15 तारीख तक पूरा कर लिया जाएगा और बेहद जल्द यहाँ से फ्लाइट्स भी शुरू हो जाएंगी। नए राम मंदिर के निर्माण के साथ ही अयोध्या को सजाने संवारने का काम भी जोरों पर है। जरा इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। अहमदाबाद में नए राम मंदिर के लिए खास ध्वज दंड तैयार किया जा रहा है। किसी भी मंदिर के ध्वज दंड की बेहद खास अहमियत होती है, लिहाजा इसके निर्माण में कई बातों का ध्यान रखा जा रहा है। मंदिर में जो ध्वजदंड लगने वाला है
वो यहाँ पे बनाया जा रहा है। अहमदाबाद में पिछले 8 दशक से भरत भाई मेवाड़ा जो कि ध्वजदंड सहित मंदिर की जो भी चीजें होती हैं, मंदिर में इस्तेमाल की जाती हैं, वो चीजें बनाते हैं और ध्वजदंड, मंदिर के कड़े समेत दरवाजे की जो हार्डवेयर होते हैं वो इनके माध्यम से बनाए गए हैं। फिलहाल जो ध्वजदंड आप देख रहे हैं ये मंदिर का जो मुख्य भाग होगा उसके ऊपर प्रस्थापित किया जाएगा। ध्वजदंड बनाने में बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। एक तो ये अपना जो मंदिर है, जिस श्री राम जी का मंदिर जो बन रहा है शास्त्र के हिसाब से, वो एक तो लेंथ एंड विड्थ वाइज तो बहुत यूज है, उसी के हिसाब से ध्वजदंड भी उसका ऐसा ही बनता है। वो पूरा पीतल का बनता है, भी उसमें कुछ भी नॉन फेरस मेटल यूज नहीं होता है। रामलला के नए मंदिर का ध्वजदंड हर मायने में खास है। पीतल से बनाया जा रहा ये फ्लैगपोल 44 फीट लंबा है और इसका वजन है 5500 किलो। शास्त्र के हिसाब से ये जो ध्वजदंड बनाया है तो वो तो उनकी कृपा थी तभी बन गया है। उनके साथ में ये ध्वजदंड के साथ साथ भगवान श्री राम के ये मंदिर में जो दरवाजा है, डोर्स बोलते हैं उसको, वुडन डोर्स, तो उस सब का जो स्पेशल हार्डवेयर है, ब्रास का हार्डवेयर, उसका पीओट सिस्टम, उसकी लॉकिंग सिस्टम, उनकी ये जो वो आता है, वो हिंजिस आता है, वो सब भी बहुत ही स्पेशल था और शास्त्र के हिसाब से उसका संच लॉकिंग सिस्टम भी हमने बनाया। रामकाज में जुटे इन लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। पूरे भक्तिभाव और आस्था के साथ देश विदेश से राम मंदिर के निर्माण में भागीदारी दर्ज कराई जा रही है ताकि रामलला के नए निवास की चमक पूरी दुनिया देखे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। चुनावी शिकस्त के बाद कांग्रेस अपनी सहयोगी पार्टियों के निशाने पर है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथियों को महत्व नहीं दिया। अब ये दल कांग्रेस को अपनी ताकत दिखा रही है। कांग्रेस ने 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई थी, लेकिन दिग्गज नेता दिल्ली आने को तैयार नहीं हुए, इसलिए बैठक 18 दिसंबर को रखनी पड़ी। फिलहाल बड़ा सवाल यह है कि विपक्षी दलों का ये कुनबा बना रहेगा या बिखर जाएगा। कि अब समय आ गया है नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। कांग्रेस पार्टी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। दंभ ने कांग्रेस पार्टी को पराजित किया। अफसोस है, अपने ऐतिहासिक और उत्तरदायित्व को निभाने में वह सफल रहे। सबको साथ लेकर के और सबका जो भी योगदान हो उसको जोड़ करके ही भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सकता है। जले पर नमक का एहसास क्या होता है, इस वक्त ये कोई कांग्रेस से पूछे। 3 राज्यों में करारी शिकस्त के बाद पार्टी को शायद दोस्तों से सहानुभूति के 2 बोल की उम्मीद रही होगी, लेकिन मौका मिला तो इंडिया गठबंधन के साथ ही हिसाब किताब बराबर करने में जुट गए। 3 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस ने अहमियत नहीं दी और अब नतीजे आने के बाद सहयोगी पार्टियां तवज्जो देने के मूड में नहीं। मध्य प्रदेश में दूसरे तरह का अगर गठबंधन होता तो परिणाम दूसरा भी हो सकता था। इन्होंने देखा कि हम भाई बिग ब्रदर के रोल में इसके बाद रहना चाहते हैं तो हम बिग ब्रदर के रोल में रहें। हम तो यहाँ पर खुद ही है, इन लोगों का क्या है यहाँ पर, तो जिससे कि अगर ममता बनर्जी जाते, नीतीश कुमार जाते, तो ओबीसी, महादलित, दलित के वोटों पे डेंट होता कहीं न कहीं। असल में नतीजे आने के बाद अफरा तफरी में कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की बैठक बुला ली, लेकिन 6 दिसंबर की बैठक से सहयोगी पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने कन्नी काट ली। किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो किसी को जरूरी काम याद आ गया, लिहाजा बैठक टालनी पड़ी। इंडिया अलायंस के पार्लियामेंट्री लीडर्स की मीटिंग कल शाम में यहाँ पे राजाजी मार्ग पे होगी और कुछ दिन के लिए वो सीनियर लीडर्स की मीटिंग पोस्टपोन किए हैं क्योंकि नीतीश जी की तबीयत ठीक नहीं है, स्टालिन जी के यहाँ फ्लड्स आए हुए हैं, ऐसा 3-4 लीडर्स का जो है
रिक्वेस्ट किए थे आगे पोस्टपोन करने के लिए, क्योंकि अचानक से अनाउंस कर दिया गया था। उनके पहले ही जो प्रोग्राम तय किए थे वो प्रोग्राम अटेंड करना था उनको, तो ये 1 हफ्ते के बाद में या ऐसा जो भी है टाइम फिर से रीशेड्यूल करके मीटिंग करेंगे। मीटिंग जल्दबाजी में चूंकि रखी गई थी, इसलिए सभी मुख्यमंत्रियों का, पार्टी अध्यक्षों का अचानक आना संभव नहीं हो सका था। लिहाजा मीटिंग को टालने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है। यद्यपि मीटिंग को बुलाने से पहले थोड़ा होमवर्क होता तो बहुत अच्छा होता। ममता बनर्जी तो पहले से ही कांग्रेस को कट टू साइज करने के मूड में है, लेकिन अब जेएमएम जैसी पार्टियां भी लाज लिहाज करने के लिए तैयार नहीं। कोई डेट फिक्स करने का पहले इम्पोर्टेंट लीडर्स के साथ बात करने का बाद ही टाइम होना चाहिए, इसलिए उन्होंने नहीं आ पाएंगे। हमारा जो इधर अभी व्यस्तता है, हमारी बात हुई थी खड़गे साहब से और देखते हैं। सियासी सच्चाई ये है कि राज्यों में चुनाव से पहले कांग्रेस इंडिया गठबंधन को लीड कर रही थी। सबसे बड़ी पार्टी और पूरे देश में मौजूदगी का दावा था। माहौल देखकर इंडिया गठबंधन के साथियों ने तब कुछ नहीं कहा, लेकिन नतीजों के बाद जब कांग्रेस चारों खाने चित्त हो गई, तो अब ज्यादातर सहयोगी पार्टियां कांग्रेस को लेवल पर लाना चाहती हैं। चुनाव के दौरान कांग्रेस ने किसी की नहीं सुनी, उसे अब नसीहत सुननी पड़ रही है। I have a member parliament BJP friend who 2 months ago told me that BJP is winning in छत्तीसगढ़। मैं उस वक्त हंसा, मैं सोचा ना अब ये क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ बीजेपी को देने के लिए कोई तैयार नहीं था। लेकिन 2 महीने पहले मेरे एक सांसद बीजेपी के दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में वो जीतने वाले हैं। तो अगर उनको पता था तो कांग्रेस को क्यों नहीं? अब सुप्रीम कोर्ट छोड़िए, पार्लियामेंट के इलेक्शन की तैयारी करिए। पहले तो कांग्रेस को सबक लेना चाहिए इससे, और सभी को सबक लेना चाहिए, और 2024 को इंडिया गठबंधन को मजबूत करके ही चुनाव लड़ना चाहिए। इसरो ने फिर रचा इतिहास। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। भारत सरकार ने धोखाधड़ी वाली फाइनेंशियल ऐप पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए गृह मंत्रालय ने आईटी मंत्रालय को पत्र लिखा और ऐसी करीब 100 चीनी वेबसाइट या ऐप को ब्लॉक करने को कहा। केंद्रीय एजेंसियों ने इन वेबसाइट्स की पहचान की और फिर ये कार्रवाई शुरू कर दी। इसरो ने एक और नया इतिहास रच दिया। दरअसल वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को दोबारा धरती की कक्षा में बुला लिया। अब तक ये चांद के चारों ओर चक्कर लगा रहा था, अब इसके अंदर लगे पेलोड के जरिए धरती की स्टडी की जाएगी। दावा है कि ब्राजील के पोर्तो एलेग्रे शहर की काउंसिल में एआई के जरिए कानून बनाया गया। कहा जा रहा है कि चैट जीपीटी ने महज 15 सेकंड में पानी की मीटर को लेकर यह कानून तैयार किया। साथ ही काउंसिल ने एआई के बनाए इस बिल को पास कर दिया, क्योंकि चैट जीपीटी ने प्रैक्टिकली तौर पर इस समस्या का समाधान दिया था। जय शाह को बड़ा सम्मान मिला है। जी हां, खेल जगत से जुड़ी और खबरों को जानने के लिए आइए चले खेल चक्कर। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली ने विराट कोहली पर बड़ा बयान दिया। गांगुली ने कहा कि उन्होंने कोहली को कप्तानी से नहीं हटाया था। गांगुली के मुताबिक कोहली टी20 में कप्तानी नहीं करना चाहते थे। टी20 वर्ल्ड कप 2021 में भारत के खराब प्रदर्शन के बाद इस मुद्दे पर काफी विवाद हुआ था। बीसीसीआई सचिव जय शाह को बड़ा सम्मान मिला। उन्हें स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 के अवार्ड से नवाजा गया। ये सम्मान कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने दिया। वहीं बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर की और लिखा कि जय शाह के एक्शन ने खेल को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। तमिलनाडु में फार्मूला 4 नाइट स्ट्रीट रेस को स्थगित कर दिया गया। राज्य सरकार ने चक्रवाती तूफान और बारिश की वजह से ये फैसला लिया। इसका आयोजन चेन्नई में 9 और 10 दिसंबर को होना था। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज गेरल्ट कोएट्सी ने शादी कर ली। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी। बताया जा रहा है कि दोनों लंबे समय से रिश्ते में थे। विजय हजारे टूर्नामेंट में संजू सैमसन ने शानदार शतक ठोका, लेकिन फिर भी उनकी टीम केरल को रेलवे से
18 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में संजू ने 139 गेंदों में 128 रन ठोके। मैच में साहब युवराज के शतक के बदौलत रेलवे ने 50 ओवरों में 5 विकेट पर 255 रन बनाए, जिसके जवाब में केरल की टीम 50 ओवरों में 5 विकेट खोकर 237 रन ही बना सकी। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।